या प्रदेश के दौरे पर है, लेकिन इस दौरे में ऐसे कुछ हुआ है या यूं कह दें कि बहुत कुछ हुआ है कि राजा और महाराजा दोनों आमने सामने आ गए, दोनों के बीच घमासान शुरू हो गया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजा वर्सेस महाराज। राजा के गढ़ में महाराज। 2 किलों की लड़ाई। बयानी हमलों से चढ़ाई। सियासत के राजा और महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह में जुबानी जंग अब तीखी हो चली है। खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजी से बचने वाले सिंधिया ने एक दिन पहले दिग्विजय के गढ़ में सेंधमारी कर करीब 3000 से ज्यादा नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया और इशारों में राघोगढ़ में राजा दिग्विजय सिंह पर हमला भी बोला। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे। लटेरी पहुंचे दिग्विजय सिंह ने महाराज पर चुटकुले अंदाज में पलटवार किया। जब बीज बोया जाता है, उस बीज को पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, तभी वो बीज वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वो वट वृक्ष स्वतः ही अपने जड़ को काटने लगे तो वो समय दूर नहीं, जहां अगर नींव खोखली हो जाए तो वह वट वृक्ष बाकी नहीं रहेगा। देखो, गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता। जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती। मोह भी 50 साल हो गए राजनीति में। अरे सरकार बदलते देखो, दलाल बदलते नहीं देखे हमने। सरकार बदल जाते दलाल एक ही बने रहे थे। कभी कांग्रेस में रहा तो कांग्रेस की दलाली ली, भाजपा की दलाली। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच अदावत पुरानी है। यह अदावत तब और बढ़ गई जब सिंधिया अपने समर्थकों को साथ लेकर बीजेपी में आ गए और कांग्रेस की सरकार चली गई। शायद ये दर्द भी कांग्रेस के दिग्गजों को सालता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देते हुए कमलनाथ जी की सरकार गिराई। जनता को कमलनाथ जी की सरकार में कर्जा माफी, सस्ते बिजली बिल, विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन स्वयं के मंत्री बनने के लिए और धन के लालच में जनता को धोखा दिया। दिग्विजय सिंह जी, गद्दारी तो आपने और कमलनाथ जी ने करी है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ छल कपट किया। पूरे मध्य प्रदेश को ठगाया आपने और कमलनाथ जी ने। धोखा उसको कहते हैं जो आपने और कमलनाथ जी ने किया। गद्दारी उसको कहते हैं जो आपने और कमलनाथ जी ने करी, और जिसका नतीजा आपको 28 सीटों का उपचुनाव मिला, 4 सीटों का उपचुनाव मिला, और 2023 में और 2 की विधानसभा और 2024 की लोकसभा मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको आपकी गद्दारी का सबक सिखाएगी। एक राजनेता के लिए उसका इलाका और कर्मठ कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी होती है। यही वजह है कि पिछले उपचुनाव के बाद से ही राजा दिग्विजय सिंह महाराज के गढ़ ग्वालियर चंबल में ज्यादा सक्रिय हैं। उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जोर लगा रहे हैं। यही बात महाराज को खल गई। उसके बाद उन्होंने भी राघवगढ़ किले में सेंधमारी शुरू कर दी। उपचुनाव के समय हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कराए। ये सिलसिला पंचायत चुनाव के पहले भी जारी है। अब देखना होगा कि दो दिग्गजों के बीच वर्चस्व की ये जंग कहां जाकर थमती। लटेरी से योगेंद्र के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो अदावत पुरानी है दोनों के बीच में, राजा और महाराजा के बीच में, और लगातार ये सब दिखाई देता रहा। फर्क इतना है कि आजकल दोनों अलग अलग पार्टी में, पहले एक दल में रहा करते थे, एक दूसरे के क्षेत्र में जाया नहीं करते थे। अब तो किले पर बार है, वो वहां पहुंचते हैं तो वो वहां पहुंच जाते। चंबल ग्वालियर में यदि दिग्विजय सिंह पहुंचे तो फिर राघवगढ़ पहुंच गया ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन बयानबाजी ऐसी चली कि चर्चा में आ गई। अब राजा और महाराजा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यही हमारा मुद्दा है आज, राजा महाराजा आमने सामने। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवनीश बुंदेला जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही दिनेश गुप्ता सर हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, ये अदावत बहुत पुरानी है दोनों के बीच में, लेकिन अब चीजें बदल गई, पार्टियां बदल गई। कौन सही कौन गलत? देखिए, लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में सही गलत का फैसला सिर्फ जनता करती है। और माननीय सिंधिया जी ने जिस वादा खिलाफी के विरुद्ध कांग्रेस की सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी सरकार को बनाया, उसके पक्ष में फैसला 28 उपचुनावों में से 2/3 सीटों को भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के कैंडिडेट्स को जिता के जनता ने उस फैसले को सही साबित कर दिया है। अब सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह जी कौन जो इस तरह की बातें करते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के लिए सबसे स्पष्ट तरीके से उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, रेत माफिया है, ब्लैकमेलर है। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कहा था कि वे जहां खड़े हो जाते हैं वोट कट जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिस्टर बंटाधार के रूप में जाने जाते हैं। और जरा इतिहास का अवलोकन कर लें तो राधौगढ़, अगर राजघराने का इतिहास देखा जाए तो वह ब्रिटिशर्स से मिला हुआ राजघराना था जिसने इस देश के साथ कई बार गद्दारी की। तो गद्दारी जनता के साथ हो तो वो स्वीकार नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, और ऐसी सरकारों को तो गिर ही जाना चाहिए जो जनता के साथ करें। यही श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया और जिसका समर्थन मध्य प्रदेश की जनता ने दोनों हाथ खोल के दिया। जी अवनीश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं मनोज जी कि सिंधिया हमारा जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके हैं। अब सिंधिया हवा का ठंडा झोंका है, वैसे भी ठंड ज़्यादा पड़ रही है और भाजपा में जाके वो ठंडे हवा के झोंके की तरह हो गए हैं। और अभी आशीष अग्रवाल जी एक बात कह रहे थे, सर परसों उन्होंने लंबा झोंका लगा दिया। अरे साहब, अभी राधौगढ़ राजघराने के बारे में कह रहे, तो मैं इनकी जानकारी के लिए इनको अपडेट कर दूं कि राधौगढ़ ग्वालियर राजघराने का एक अंश था, उसका एक प्रिंसली स्टेट था। थोड़ा जानकारी को दुरुस्त करें तो राधौगढ़ राजघराना कभी गद्दार नहीं, कहा गद्दारी के लिए ग्वालियर राजघराना जाना जाता है। सन 1857 की क्रांति सबको याद होगी, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो लड़ी गई थी। और किसने गद्दारी की थी मुझे एक बात बताएं। और जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा गलत नहीं कहा, इनके परिवार ने बार बार गद्दारी के सबूत दिए हैं। चाहे पहले भी एक बार सरकार अपदस्थ की इन्होंने और आज भी इन्होंने वही किया। और हम तो साफ कहते हैं, सिंधिया जी किन मुद्दों पर कांग्रेस छोड़कर गए? अपनी मात्र संस्था जिसने उनको पोषित किया, पाला पोसा, कम उम्र में सांसद बनाया, कई बार सांसद बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, मंत्री बनाया केंद्र में, आप एक मिनट में छोड़ के चल, मतलब आप तो उस मतलबी बेटे के समान थे कि एक माँ ने सदैव अपने खून से आपको पोषित किया। और अगर कभी आपकी एक जरा सी इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो आपने उस माँ के साथ गद्दारी की। यही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया कांग्रेस पार्टी के साथ। और हम तो साफ कहते हैं मनोज जी, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, सिंधिया जी तो भाजपा में जा चुके। आज लड़ाई जो है भाजपा के अंदर सिंधिया जी की है, क्योंकि सिंधिया जी गायब हैं भाजपा के पर्दे से। ग्वालियर के मेरे मित्र आते हैं, आशीष भाई, मैं ग्वालियर की ही बात करता हूं। ग्वालियर में पिछले दिनों 2 बार जिला योजना समिति की बैठक हुई मनोज जी, 2 बार। कभी ऐसा सुना आपने इतिहास में? रिटर्न में है, आप पता कर लें। जिला कलेक्टर और वहां के जिलाधिकारी भी ऊहापोह में है। किसकी माने? पहले सबसे पहले जिला बैठक हुई किसके साथ? नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ, उनके समर्थित नेता मंत्रियों के साथ। अगले 2 दिन बाद वही जिला योजना समिति की बैठक। लेकिन ये जो जाने का सिलसिला चल रहा है रुक नहीं रहा है अवनीश जी। जी बताएं। जाने का जो सिलसिला चल रहा है वो रुक नहीं रहा। अब 3000 लोगों को ले गए वो। देखिए एक बात बताएं, जो व्यक्ति जो गए हैं अभी उनके साथ, देखिए जिस व्यक्ति को जाना है, देखिए जब हम तो कहते हैं सिंधिया जी खुद एक बड़े कद के नेता थे, उनको बड़े कद का नेता बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। आज जब वो खुद चले गए तो ये छोटे छोटे नेता हैं, मैं तो कहता हूँ हाँ, हर छोटा कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण होता है मनोज जी, लेकिन जाने वाले को कोई नहीं होता। लेकिन आपको ये भी याद करना चाहिए, जब 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे उस समय कई सारे हजारों भाजपा के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी में आए थे। ठीक है। और कई सारे जो विधायक का चुनाव लड़े थे वो भी कांग्रेस पार्टी में आए थे। और हमने सिंधिया के गढ़ में, मनोज जी, गढ़ में जाकर 7 सीटें जीती थी। जिनको लगता था कि सिंधिया जी के यहाँ के जाने से कांग्रेस पार्टी शून्य पर जाएगी, तो ध्यान रखिए कांग्रेस पार्टी का हर सीट पर वोट बैंक बढ़ा और हमने 7 सीटें जीती सिंधिया के गढ़ से। ये तो सिंधिया जी की अपनी हैसियत, उनकी अपनी बचाने की लड़ाई है भाजपा में, क्योंकि सिंधिया जी हाशिए पर हैं, पोस्टरों में अभी समझ लेते सर। दिनेश सर बता देंगे कौन हाशिए पर। सर दिनेश सर, हाशिए पर कौन है कह रही है, मैं आपसे नहीं समझूंगा, लेकिन ये जरूर समझूंगा कि अदावत बड़ी पुरानी है पर आजकल आमने सामने है दोनों। अदावत को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी राघौगढ़ का किला और ग्वालियर के राजमहल के बीच की जो राजनीति है
वो आजादी से पहले की तनातनी की राजनीति है और उसका फर्क कोई जो है लोकतांत्रिक राजनीति में पड़ता हो तो ये दिखता नहीं है। और लोकतांत्रिक राजनीति में कई लगभग सभी राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं और राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना कहाँ गलत है। आप अपना दिग्विजय सिंह जी ने यदि जब सरकार बनी कांग्रेस की 15 महीने में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने तो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की ना, बाकी सारे लोगों को किनारे लगाया। जयवर्धन सिंह को यदि मंत्री बनाना था तो सभी को केंद्रीय मंत्री आपको बनाना पड़ा। तो राजनीति सियासत तो साफ दिखाई देती है। देखिए क्या होता है कि आप दल बदल को जो चाहे जिस तरह का नाम दे, पत्थर फेंकने से तो बहुत सारी चीजें होती नहीं है। आपको क्या है, यदि जो मौजूदा सियासत है, क्योंकि उस सियासत को समझना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह, राघवगढ़ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इसके साथ ऐड करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद विरोधी नीति। जी, यदि सिंधिया राघवगढ़ में जाकर एक परिवार का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका आप जो है देखिए कि वो ये बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का परिवार यहाँ राजनीति कर रहा है और उन्हीं का वर्चस्व है। इसलिए जो वीरेंद्र सिंह जैसे जो लोग हैं उनको टिकट की कोई संभावना नहीं है, ये एक तरह से संदेश देना चाहती है। और जो सिंधिया कह रहे थे उसकी तस्वीर हमने दिग्विजय सिंह जी की यात्रा के दौरान भी देखी। दिग्विजय सिंह जी भाषण कर रहे थे, जयवर्धन सिंह जी ताली बजा रहे थे और लक्ष्मण सिंह जी भी बैठे हुए थे। तो एक परिवार एक मंच पर होगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ भी ये परिवारवाद की स्थिति बनती है। हमने ये देखा था ना कि सांची में जब मुदित तेजवार को टिकट दिया गया था 2018 में, तो चुनाव हार गए थे। और फिर बाद के दिनों में क्या हुआ, कैलाश विजयवर्गीय को अपने जो है को टिकट नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे। अभी खंडवा का ताजा उदाहरण मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नीतिगत फैसला लेते हुए परिवारवाद के आधार पर टिकट नहीं दिया। उन्होंने बाकी जो जिस तरह की रणनीति वो एक अलग विषय। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। रेगांव में भी यही दिखाई दिया था। आशीष जी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे अवनीश जी, लेकिन क्या ये मसला अब जिस तरह से 3000 लोग आपके साथ आए हैं ये और आगे दिखाई देता रहेगा और कांग्रेस की चिंता आप यूं ही बढ़ाते रहेंगे? देखिए, इस देश में अब कांग्रेस की नहीं, जितने भी विपक्षी दल हैं जो परिवारवाद की नींव पर टिके हुए हैं, उन सब से पलायन का सिलसिला चालू हो चुका है। क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि अगर देश के लिए काम करने वाला अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मेरे मित्र जिनका बहुत आदर करता हूं अवनीश जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनको विधायक, सांसद और मंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम किसी को भी इस देश में नहीं पालना चाहिए। विधायक, मंत्री अगर कोई बनाती है तो इस देश की जनता बनाती है, जिसको बाबा साहब के संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। और उस जनता से किए गए वादों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा, आप अपने संगठनात्मक व्यवस्थाओं को ऐसा चलाएंगे कि दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को और कमलनाथ अपने पुत्र को लड़ाने के लिए एक योग्य श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाना चाहेंगे, तो ऐसी पार्टी से और ऐसी सरकार से तो लोग निकल ही जाएंगे। वैसे अगर इतिहास का अगर जिक्र किया है अवनीश जी ने, तो मैं एक किताब पर उनका ध्यान लाना चाहूंगा। इस किताब का नाम है भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति खंड 8, मराठा वर्चस्व, और इसके लेखक है आरसी मुजुमदार। इसकी 4-5-6 लाइनें पढ़ता हूं, मनोज जी आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। दिग्विजय सिंह जी जिस राधौगढ़ रियासत के कुंवर हैं, वह रियासत गरीबदास नामक योद्धा को बादशाह अकबर ने दी थी। जब राजपूता और मामलाव की अधिकांश क्षत्रिय राणा प्रताप की ओर हो लिए थे, तब भी राधौगढ़ का गरीबदास अकबर का मुखबिर रहना मंजूर था। इस गद्दी पर 1797 तक दिग्विजय सिंह के पूर्वज बलवंत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने 1778 के प्रथम मराठा अंग्रेज युद्ध में बलवंत सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। राधौगढ़ के राजा बलवंत सिंह ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। बाद में महाजी सिंधिया ने राष्ट्र के खिलाफ विश्वासघात के लिए ग्वालियर किले में कैदी राजा बलवंत सिंह को बंद करके रखा था। अब ये हमारा इतिहास कहता है। सच्चाई ये है कि इस देश में इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जो कांग्रेसियों के द्वारा पोषित और पल्लवित था कि हमें असली जानकारी नहीं थी। अब बताइए गद्दार कौन, चलिए अवनीश जी, किसने की और इस देश के योद्धाओं को हराने में अंग्रेजों के साथ हाथ किसने मिलाया? आशीष जी ने पूरा
किताब खोलकर ही बैठ गए, वो आपको किताब भी दिखा रहे। आशीष जी ने लगता है अब ये हालांकि ये मुद्दा दूसरी तरफ इतिहास की तरफ चले जाएगा, बदल गया। मैं दो चीजों के जवाब दे दीजिए आप। मनोज जी, मैं दो चीजों के जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं जवाब देना चाहूंगा जो आदरणीय दिनेश जी ने बात की तरफ इंगित किया, उसको फिर बाद में आशीष जी ने भी उसको सपोर्ट किया। जैसे परिवारवाद की बात आई, तो मैं याद दिला दूं, परिवारवाद ऐसा लगता है कि सिर्फ इनको कांग्रेस का परिवारवाद दिखाई देता है, जबकि इसी टेन्योर में अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह भी भाजपा के सांसद हैं और मंत्री उनका बेटा पंकज सिंह भी है। आप कैलाश विजयवर्गीय को क्यों भूल सकते हैं? उनका बेटा अगर विधायक है तो कैलाश जी भी बहुत बड़े ओहदे पर मौजूद हैं। आप चाहे पूर्व में जाएं तो नहीं दिया ना सर, नहीं देखिए मनोज जी ये बात नहीं, जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा एक ही सरकार में एक ही दौरान सांसद विधायक रहे, आप याद कर लीजिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, दुष्यंत सिंह और वसुंधरा राय सिंधिया का भी आपको उदाहरण लेना पड़ेगा। तो ये सुधार हो जाए, सुधार हो जाए, आप इतने सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको इतने सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और मैं स्वीकार करता हूं कि सांसद विधायक कभी कोई पार्टी नहीं बनाती, पार्टी उनको मौका देती, प्लेटफॉर्म पर बनाती जनता है। अब मैं बात करूंगा इतिहास की। मुझे लगता है मेरे मित्र, परम मित्र मेरे आशीष भाई ने जो इतिहास बताया जिस किताब का, साहब मनोज जी उस किताब के बारे में ना तो मैंने सुना ना आपने सुना। ठीक है, कई सारी किताबें लिखी जाती, लेकिन हाँ वो जरूर हमको याद है कि अंग्रेजों को दो सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चूंकि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बुंदेलखंड की भूमि के बारे में कहा जाता है इत टोंस उत चंबल इत नर्मदा। मतलब बुंदेलखंड की भूमि वो है कि 90 किलोमीटर दूर आगरा पर औरंगजेब राज करता था, लेकिन बुंदेलखंड की भूमि पर कभी मुगल राज नहीं कर पाए। क्योंकि ये मैं बुंदेला में खुद अवनीश सिंह बुंदेला, मुझे इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी है। हमारे राजा वीर सिंह प्रथम ने अकबर के सेनापति अबुल फजल की दतिया के पास आंतें निकाल ली थी। उस जगह का नाम आज भी आंतरी है, जरा जानकारी करें। तो आप गद्दारी की हमको मत सिखाइए, गद्दारी एक ही परिवार ने की, इस इतिहास में सबको मालूम है। वो गद्दारी का विषय यहां तक नहीं, अंग्रेजों तक, जिनकी की लंदन तक में प्रॉपर्टी, वहां तक होटल में किसके हैं? दिग्विजय सिंह के नहीं है, सिंधिया राजघराने के आज भी हैं विदेशों में, और वो आज से नहीं है, 17वीं सदी से हैं। तो ये कैसे हैं? क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम थे। जब कालपी से लड़के महारानी लक्ष्मीबाई आगरा में गई तो उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की और मिलकर इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को मारा, जिससे बेचारी वो वीर गति को प्राप्त हुई। सिर्फ ये कंगना नामत को रानी लक्ष्मीबाई का फिल्म में रोल दिलाने से इनके पाप नहीं धुल जाएंगे। सिंधिया घराना गद्दार रहा है, उसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की है, और वो कभी आजादी के फेवर में नहीं था। और मैं नाम बता दूं, क्या नाम था? महाराज जिवाजी राव सिंधिया उनका नाम था। ठीक है, हमें मत सिखाइए सारी बातें, और फिर आप इतिहास को टटोल लीजिए। राधवगढ़ प्रिंसली स्टेट था। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। प्रिंसली स्टेट जानते हैं प्रिंसली स्टेट क्या होता है? मतलब एक राजघराने का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा राज्य नहीं था, अर्ध राज्य था। ये तो समझ आ रहा है कि आगे इतिहास ही खुलने वाले सब। जी आशीष जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए बिना तथ्यों और तर्कों के, आशीष जी तर्क मैंने आपको बता, सुन लीजिए अवनीश जी पूरा मौका दिया मैंने, सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा, है ना समय, बीच में मत बोलिए ना। बड़ी अच्छी बहस है, दोनों आपके क्रम पे मैंने नहीं बोला ना, नहीं आपके क्रम पे नहीं बोला, नहीं आप बोलिए आशीष जी। मैं तो एक किताब का रेफरेंस लेके राधवगढ़ जो राज्य था उसका इतिहास बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी के पूर्वजों ने क्या क्या किया। अगर आप मुझसे और खुलवाना चाहते हैं तो मैं और भी खोल देता हूं, परंतु मुझे लगता है कि वो एक निरर्थक बहस है। तो सच्चाई ये है कि दिग्विजय सिंह के पूर्वजों ने मुगलों का, अंग्रेजों का सदैव मदद की, और यहां पर भारतीय जितने भी योद्धा थे उनको हराने में वो सहयोगी रहे हैं। ये इतिहास है और इसको मुझे लगता है कि रेफरेंस के तौर पे ले लेना चाहिए। चलिए आप जो लगातार सिंधिया फोबिया से ग्रसित हैं, सुनिए ना, आप क्यों नहीं अपने अंदर झांक कर देखते हैं? आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि जब कमलनाथ ने हटो हटो चलो चलो की संस्कृति की, जब कमलनाथ ने 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, तो ऐसी सरकार से छोड़ देना गद्दारी जनता के साथ नहीं है। ये गद्दारी आपके साथ तो हो सकती है, परंतु सिंधिया जी ने जनता की बात रखी। और दोबारा दोहराता हूं, अगर जनता समर्थन में नहीं होती तो 28 उपचुनावों में से 2/3 सीटें जिताकर देती क्या? तो आप अपने अंदर
सिमट कर सिंधिया जी को गद्दार ठहराते रहे, परंतु मध्य प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने वफादारी की है, जिसका सिला उनको चुनावों में लगातार मिला है। चलिए अवनीश जी, लेकिन ये जो चर्चा है आप देखिए कि अभी भी पार्टी के भीतर वो सब दिखाई दे रहा है। कल की भी घटना आपको याद होगा, नूरी ने इस्तीफा दिया, वापस ले लिया। मैं उसको दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन चर्चा चूंकि कांग्रेस की चल रही, बीजेपी कांग्रेस की, तो ये ध्यान तो देना पड़ेगा कि आखिर लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन ये कब तक चलेगा ये सब चीजें? देखिए, पहली बात तो नूरी खान का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वो खुद नहीं, जाने, मैं वो खुद एक प्रवक्ता है, वो उनका वो जाने, उनकी बात को मैं डिफेंड नहीं करूंगा। ठीक है, वापस लौटिए ठीक है। हाँ, वो उन जैसे जिनका सबसे पहले उनको अपना मानसिक स्तर स्थिर करना पड़ेगा, तब राजनीति करें आप। पहली चीज, अभी जो बार बार गद्दारी की बात करें तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, किसने गद्दारी की मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, इतिहास में बच्चे को मालूम है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। दूसरी चीज, अब मैं तो मनोज जी एक बात पूछता हूं, इतिहास की चर्चा काफी हो गई, ठीक है, ये अपना इतिहास लेकर आए, उस पर मैं नहीं कहूंगा। मैं तो साफ कहता हूं सिंधिया जी ने किन मुद्दों पर पार्टी छोड़ी थी। सिंधिया जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा, तो इनके ही खुद मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने नहीं कहा, कमल पटेल ने कहा। आप कहते हैं कि सड़क पर उतरूंगा, सड़क पर उतरिए। आज 2013 से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। आज भी 57,000 स्कूल ऐसे जिनमें लाइट नहीं है, आज भी 18,000 स्कूल ऐसे जिनमें शौचालय नहीं। सिंधिया जी क्या कर रहे हो कि सिर्फ कांग्रेस का ही आपको, सिर्फ कांग्रेस का ही कहते हैं ना, सिर्फ कांग्रेस में दोषारोपण आपको दिखाई देता है। आप ये बताएं, आज आप जिस सरकार में बैठे उससे मांग नहीं कर रहे हैं कि आप किसानों को उनका अधिकार दिलवाएं, आप शिक्षकों की भर्ती करवाएं, आप स्कूल शिक्षा में सुधार करवाएं। इसके बारे में सिंधिया जी आपका कोई फर्ज नहीं बनता जवाब ले लूंगा, या सिर्फ सत्ता की लालसा, जो आपका पुश्तैनी काम रहा है गद्दारी का और सत्ता की लालसा का, वही आज आप फिर कर रहे हैं, कुछ नहीं है। दिनेश, आप भी कह रहे हैं कि ये पुराना रहा है। खैर दोनों अपने अपने इतिहास दिखाने लगे, बात इतिहास की नहीं है, बात तो वर्तमान पर चल रही, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दोनों एक दूसरे के अलग अलग बयानबाजी ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो क्या 23 का जो चुनाव उस तरफ जा रहा है, दो बड़े नेता राजा और महाराजा अलग अलग मंच पर होंगे, ये पहली दफा होगा जब दोनों अलग पार्टी से होंगे, तो ये अलग तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं? मनोज जी, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल को, और खासकर राजनीतिक भूगोल को बड़ी आसानी से आप नहीं बदल सकते। जी जी। 1857 से 1947 तक और 1947 से 2021 तक जो लोकतांत्रिक या आजाद भारत है, उसके लोग जो है अभी भी सिंधिया परिवार के लोगों को चुन रहे हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से, जो भी वजह हो। तो आप देखिए, ये जो अदावत है, चाहे वो दिग्विजय सिंह सिंधिया की हो, सिंधिया कमलनाथ की हो, लेकिन आप जो है जब पुराने कांग्रेस की राजनीति में जाएंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के अधिक जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र होता था उसमें दखल नहीं देते थे। अन्यथा आप ये देखिए, क्या डॉक्टर गोविंद सिंह को टिकट ऐसे ही मिल जाता, केपी सिंह को ऐसे ही मिल जाता, दिग्विजय सिंह तो तब भी करते थे ना, और सिंधिया भी जो है अपना गुनाह अशोकनगर और इसमें करते थे। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। सिंधिया परिवार का, माधवराव सिंधिया का या ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी फॉलोइंग है, वो अपने फॉलोअर्स के लिए काम करते हैं। अब दोनों के राजनीतिक दल अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अब जो लड़ाई होगी वो सीधी होगी। आप ये देखिए, जो मैंने आपको जिक्र किया, आजादी के बाद पहली बार ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस में सिंधिया परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। पहले कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में होता था, माधवराव जी भले ही निर्दलीय के रूप में होते थे, या विजया राजे सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीति करती थी, तब अलग चीज थी। लेकिन 2020 के बाद जो राजनीतिक स्थितियां बनी हैं, उसमें अब ये दोनों का आमने सामने आने से कोई रोक नहीं सकता है, और दोनों के लिए ये जरूरी है कि अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपको एक दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा। ये इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं चल सकती, तो अन्यथा जनता भी ये कहेगा कि देखिए जो है उनके यहाँ जाने से कतराते हैं, या दिग्विजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र में नहीं जाते, या दिग्विजय सिंह जी सिंधिया के उसमें नहीं जाते। तो ये स्वाभाविक है, दोनों के राजनीतिक दल जो है, उनके जो सीनियर लीडर है, वो भी ये चाहेंगे कि एक जो है सिंधिया, जो भी दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव क्षेत्र है, दिग्विजय सिंह के जहाँ सपोर्टर्स हैं, उनके क्षेत्र में ज्योतिरादित्य जी जाएं, और कांग्रेस भी चाहेगी कि सिंधिया को कमजोर करने के लिए दिग्विजय सिंह जी और उनके दूसरे जो भी हो सकता है उनका उपयोग किया जाए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में राजा और महाराजा आमने सामने हैं, अदावत पुरानी है जिसका जिक्र
इतिहास के पन्नों से भी दिखाई दिया और चर्चा भी खूब हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2023 से पहले ये जो एक साथ रहा करते थे कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि मंच तो यही कह रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी का मंच हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इशारा ये भी कर रहे हैं कि 23 में जब हम पहुंचेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।